So let's get started. In today's video, we will be covering chapter number 3, that is of studies, from our book A Panorama of Life for General Studies. This is also included in the syllabus of PSEB class 11th English as well as other UCG exams. So if it suits you and it is part of your syllabus, keep watching and let's get started. ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप सबको सबसे पहले बताया कि जो आज हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है ऑफ स्टडीज़. ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है ऑफ स्टडीज़, जो कि चैप्टर नंबर 3 है अ पैनोरमा ऑफ लाइफ बुक के अंदर. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इस चैप्टर का राइटर है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे. तो उनका नाम है फ्रांसिस बेकन. ठीक है, जो कि कहते हैं 1561 से लेके 1626 तक द ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है. इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे. इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है. एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, एज वेल एज इनको बोला जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी हैं. फादर ऑफ का मतलब है कि बहुत महान. ठीक है, अपनी उस कैटेगरी या उस फील्ड के अंदर जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और आप बहुत महान होते हैं तो आपको फादर ऑफ कहा गया है. अब यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है प्रोज. अब हम ये देखेंगे कि प्रोज का क्या मतलब होता है. ठीक है, यूजली प्रोज को हम बोलते हैं कि कुछ भी रिटन या स्पोकन लैंग्वेज के अंदर जो कि पोइट्री नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग लिखवा देती हूँ. रिटन, ठीक है, और स्पोकन, चाहे लिखत हो चाहे बोलकर हो, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ नॉट पोइट्री, जो कि पोइट्री नहीं है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग अपना पेन और एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. He was a voluminous writer. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है वॉल्यूमिनस. अब वॉल्यूमिनस का क्या मतलब होता है? वॉल्यूमिनस का मतलब होता है वेरी लॉन्ग और डिटेल्ड. अब जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी, जितनी भी उनकी राइटिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस हैं, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबी और डिटेल्ड हैं. ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हिज एसेज मोस्टली डील विद द एथिकल क्वालिटीज़ ऑफ मैन. अब जो ये एसेज हैं फ्रांसिस बेकन के, ये किस तरीके की डीलिंग्स करते हैं या किस तरीके की चीज़ों के बारे में हैं. ठीक है, ये यूजली उन चीज़ों के बारे में डील करते हैं जो कि एथिकल क्वालिटीज़ ऑफ मैन है. अब एथिकल का क्या मतलब है? मोरली करेक्ट होना. ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे. ठीक है, तो ये मैन की मॉरली करेक्ट वाली क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, या फिर और विद मैटर्स पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट और द स्टेट. या ये उन चीज़ों के बारे में है, उन मैटर्स के बारे में है, उन बातों के बारे में है, मतलब कि जो कि स्टेट से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि पर्टेनिंग का क्या मतलब है. ठीक है, तो जब हम पर्टेनिंग की बात कर रहे हैं इसका मतलब हुआ टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो बेसिकली किस सिचुएशन की बात करें हम? उन सिचुएशंस के बारे में जो कि गवर्नमेंट या फिर स्टेट से रिलेटेड हों. ठीक है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे पर्टेनिंग का मीनिंग भी मैं आपको दे देती हूँ. टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं,
तो हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपको हर वर्ड का मीनिंग अलग से भी बता पाऊँ और साथ के साथ वो सेंटेंस के अंदर या उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया गया है वो भी बता पाऊँ। तो हम सारे मीनिंग्स भी साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम ऑफ लाइफ, कि ये जो उनके एसेज हैं या उनके जितने भी प्रोज हैं वो सारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम है, उनमें बहुत ही ज़्यादा विजडम है। अब विजडम का क्या मतलब है? टू मेक सेंसिबल डिसीजंस बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है तो उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप जो है डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ के अंदर, उसको आप बोलते हैं विजडम। इसका भी यहाँ पे हम लोग मीनिंग नोट कर लेते हैं। टू मेक सेंसिबल डिसीजंस बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हिज स्टाइल इज aphoristic, formal, impersonal and informative। अब यहाँ पे जो है उनका जो स्टाइल है, ठीक है, उनके मटेरियल को लिखने का, उसको 4 तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एपोरिस्टिक हमें जो है बोला गया है। अब इसका क्या मतलब होता है? बिलीव इन प्रिंसिपल्स और रीजंस। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ इसका? ये स्टाइल जो है उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में बिलीव करो। ठीक है, बिलीव इन प्रिंसिपल्स और रीजनिंग। अब ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है जिनका कोई कॉज होता है, ठीक है, और उनका कुछ इफ़ेक्ट्स हो। ठीक है, तो ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है, एपोरिस्टिक। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल। फॉर्मल का क्या मतलब हुआ? कि आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी सीरियसनेस दिखानी है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सीरियस, जब आपको सीरियस साउंड करना है। इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब हुआ कि आप कुछ अपनी जो है फ्रेंडली फीलिंग्स को शो ना करो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नॉट शोइंग फ्रेंडली ह्यूमन फीलिंग्स। और उसके बाद है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 4 जो हैं स्टाइल्स डिस्क्राइब किए गए हैं फ्रांसिस बेकन की राइटिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रेजेंट ऐसे, तो जो हमारा ये प्रेजेंट ऐसे है मतलब ऑफ स्टडीज़ की बात हो रही है। ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या आगे जाके देखने वाले हैं उनको एक शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है। द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़, कि जो स्टडीज़ हैं उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। दिस इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एसेज। और जो ये ऑफ स्टडीज़ ऐसे है ये फ्रांसिस बेकन का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐसे है। स्टडीज़ गिव प्लेजर। अब जो स्टडीज़ हैं वो प्लेजर देती हैं, मतलब कि मज़ा आता है, आनंद आना। ठीक है, एम्बेलिश। एम्बेलिश मतलब दिखावा लगा सकते हैं आप, ऑर्नामेंट। ठीक है, कि आपकी सजावट। और कन्वर्सेशन एंड ऑर्ग्यूमेंट आर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़। ऑर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है इसके अंदर? टू इंक्रीज़ द वैल्यू। ये भी नोट कर लेंगे, टू इंक्रीज़ द वैल्यू। ये वाला जो सारी चीज़ें ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ एक सिनॉप्सिस की तरह एक ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्ग्यूमेंट आर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, कि जितनी भी हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करती हैं या उनकी वैल्यू बढ़ाती हैं। डिफरेंट मैन व्यू स्टडीज़ डिफरेंटली। जितने भी अलग लोग होते हैं, डिफरेंट मैन जो हैं वो स्टडीज़ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। वो सारे नज़रियों के बारे में और बताया गया है पैसेज के अंदर। रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्वर्सेशन आर ऑल नेसेसरी टू परफेक्ट एंड डेवलप द पावर्स ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ में कॉन्वर्सेशन, बातचीत जो है, ये सारे ही बहुत ही नेसेसरी जो है मीडियम्स हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने में और अपनी पावर्स को डेवलप करने में। ठीक है,
अ स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैरीज विद इट डिफरेंट एडवांटेजेस। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में भी जो है फ्रांसिस बेकन इस चैप्टर के अंदर, इस एसे के अंदर जो है बात करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। स्टडीज़ क्योर मेंटल एलिमेंट्स और डिफेक्ट्स जस्ट एज सर्टन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज क्योर स्पेसिफिक फिजिकल एलिमेंट्स। और वो क्या बताते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ जो हैं वो मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल डिसीज़ को या मेंटल डिफेक्ट्स को जो है क्योर करने में हेल्प करती है। कुछ स्पोर्ट्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं ऐसी, वैसे ही जो है फिज़िकल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। वो हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि जो मेंटल एलिमेंट्स हैं उनको भी आप स्टडीज़ के थ्रू जो है ठीक कर सकते हैं, जस्ट वैसे ही जैसे कि आप फिज़िकल एलिमेंट्स को किसी स्पोर्ट्स या एक्सरसाइजेज के साथ ठीक करते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्नैपशॉट हो गया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन है वो कहती है स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो हमारी स्टडीज़ हैं वो किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, हमें स्टडीज़ से क्या क्या मिल रहा है, वो हमारे लिए डिलाइट के लिए यूज़ होती हैं। डिलाइट का मतलब हुआ प्लेजर, ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट क्या होता है, दिखावा, किसी चीज़ का दिखावा करने के लिए। जैसे कि अब आपको इंसान जो है वो बात कर रहा है तो वो अपनी बात के अंदर बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वोकैबुलरीज़ का, कोट्स का यूज़ कर रहा है, मतलब वो अपनी स्टडीज़ का जो है दिखावा कर रहा है, ठीक है। एंड फॉर एबिलिटी, एबिलिटी क्या होती है, कोई स्किल या पावर, ठीक है, जो कि इस चीज़ को पॉसिबल बनाती है, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए। पावर दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग, ठीक है। तो जो हमारी स्टडीज़ हैं वो इन तीन चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, उनका जो मेन चीफ यूज़ है डिलाइट के लिए, प्लेजर के लिए, वो किस में है, इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेटनेस क्या हो गया, एकांत, ठीक है। एकांत मतलब जब कोई क्वाइट हो, ठीक है, हमारा बहुत कामिंग सा और प्राइवेट तरीके से जब हम उनको पढ़ते हैं तब हम उनका प्रॉपर प्लेजर जो है ले पाते हैं एकांत में, ठीक है। एंड जो है उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिटायरिंग। रिटायरिंग का मतलब हो गया वही एकांत के अंदर, क्वाइट के अंदर, प्राइवेटनेस अकेले, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, अब ये तो हमने बात की कि वो मज़ा कब है, डिलाइट कब है। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर ऑर्नामेंट मतलब दिखावा, दिखावे के लिए वो कब है, इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का क्या मतलब है, डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच। तो मतलब कि वही जब हम लोग बात करते हैं तब वो लोग जो हैं अपने उसके अंदर कोट्स और बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके उसको दिखावे के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो दिखावे के लिए कब यूज़ हो रहा है, ऑर्नामेंट। डिस्कोर्स का भी यहाँ पे मीनिंग जो है हम लोग नोट कर लेंगे, डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट, एंड फॉर एबिलिटी, और वो एबिलिटी के लिए कब यूज़ हो रहा है, इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अब उसके अंदर हमारी एबिलिटी कब आ रही है, जब हम लोग जजमेंट करते हैं। जजमेंट मतलब किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना कि कोई बात जो है वो सही है या गलत है, ठीक है, उसको हम जजमेंट बोलते हैं। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन मतलब एग्जीक्यूशन, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। अब आपने अपना बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया तो वो आपकी एबिलिटी हो गई बिज़नेस चलाने की, आपकी स्किल हो गई कि आप किस तरीके से बिज़नेस को हैंडल करते हैं। तो वो जो है वो एक एक्सपीरियंस है, आपने कोई चीज़ करी है तो वो कहाँ से आपकी क्या दिखाती है, एबिलिटी दिखाती है स्टडीज़, ठीक है। चलिए, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। अब जो एक एक्सपर्ट मैन है,
ठीक है, एक चीज़ का माहिर है, वो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ परहैप्स का मतलब होता है मे बी, और वो जज कर सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को। अब जैसे देखिए कि जो आपने सपोज़ के लिए कोई भी एग्जांपल लीजिए कि आप इंजीनियर को जाके पूछेंगे कि ठीक है, मैं एक पेशेंट की जो हार्ट सर्जरी होनी है उसके बारे में ओपिनियन मांगेंगे, तो वो नहीं दे सकता है, करेक्ट। वही आप एक हार्ट सर्जन को पूछेंगे तो वो आपको बता सकता है, क्योंकि वो उस फील्ड का जो है एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट मैन होते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो जजमेंट दे सकते हैं पर्टिकुलर्स के बारे में। तो आप मे बी का जो है वो भी लिख लीजिए वर्ड मीनिंग, सॉरी परहैप्स का वर्ड मीनिंग जो है वो मे बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट लर्न। बट जब अब उसके बाद जो कंक्लूजन है वो एक जनरल निकलना चाहिए, ठीक है। और जो प्लॉट्स हैं और जो मार्शलिंग है, मार्शलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ को अरेंज करना, ठीक है। क्या अरेंज करना या क्या असेंबल करना, अफेयर्स मतलब कोई भी इश्यूज़ हैं उनका जो सोल्यूशन है वो बेस्ट कहाँ से आएगा, वो उन लोगों से आएगा जो कि लर्नड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लर्नड मतलब है, इसका क्या मतलब होता है कि वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज है। अब वो नॉलेज कैसे आई, स्टडिंग करके आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स के हम मतलब लिख लेंगे, जैसे कि मार्शलिंग है, ठीक है, उसके बाद अफेयर्स है, तो लिख लेते हैं यहाँ से फटाफट से। मार्शलिंग को हम यूज़ करते हैं जैसे कि असेंबल करने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए। अफेयर्स को हम यहाँ पे इश्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। और लर्न क्या हो गया, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्टडी। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि वो रेगुलरली स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लॉथ। आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि पढ़ाई के ऊपर या स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी स्लॉथ है। अब यहाँ पे जो स्लॉथ है इसका क्या मतलब होता है, स्लॉथ का मतलब होता है बीइंग लेज़ी या फिर अनविलिंग टू वर्क। लेज़ी होना या फिर काम ना करना, काम करने की कोई इच्छा ना रखना। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे बीइंग लेज़ी और अनविलिंग टू वर्क, ठीक है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन। अब वो साथ में क्या कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना वो भी बहुत ज़्यादा जो है दिखावा है, ठीक है। ऑर्नामेंट हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है, दिखावे के लिए यूज़ करना इज़ अफेक्टेशन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये अफेक्शन नहीं है, ये एक नया वर्ड है दैट इज़ अफेक्टेशन। अब अफेक्टेशन का क्या मतलब हो गया, अफेक्टेशन का मतलब हुआ शो ऑफ नॉलेज, ठीक है, दिखावा, शो ऑफ नॉलेज। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। और कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी सारे डिसीजंस की कोई बात गलत है या सही है सिर्फ इस बेसिस पे लेता है कि क्या रूल्स या क्या चीज़ें उसने स्टडी की, क्या बुक्स में लिखा हुआ है, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। तो वो जो चीज़ है वो ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर है, मतलब कि उस इंसान की एक सनकता है, ठीक है। ह्यूमर का मतलब लिख लेंगे, ह्यूमर मीन्स विम, यहाँ पे सनकता का मतलब है इसका, ठीक है, कि उसकी सनकता को दर्शाता है कि वो कितना ही ज़्यादा पागल है, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जो है इंक्लूड कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों के बारे में ही या किताबी बातों से ही वो उसको जज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत होता है, ठीक है। पर यही लिखा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे विम। और स्कॉलर क्या होता है, स्कॉलर उस पर्सन को कहते हैं जिसने कि कोई एग्ज़ाम पास किया हो या किसी टाइप का कोई कंपटीशन जीता हो, मतलब उसको उस एरिया के बारे में सब्जेक्टिकली, मतलब कि किताबों की या स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। ये भी लिख लेते हैं, पास्ट सर्टेन एग्ज़ाम और वन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो दे है वो दे किसको बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं दे स्टडीज़ को, ठीक है, कि जो स्टडीज़ हैं वो परफेक्ट कर रही हैं किसको, नेचर को, मतलब जो स्टडीज़ है वो एक नेचुरल वो हो गया, और जो स्टडीज़ हैं वो एक्सपीरियंस के साथ हैंड इन हैंड जाने चाहिए। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, वो नेचर को परफेक्ट कर रही हैं, और कहाँ से, खुद से परफेक्ट कहाँ से हो रही हैं, एक्सपीरियंस से। मतलब कि आप जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। एक्सपीरियंस से ही जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको एक्सपीरियंस आता है, तभी जो है आपकी जो स्टडीज़ हैं वो परफेक्ट होती हैं, ठीक है। इसका हमारे पास यहाँ पे ये वाला मतलब हो गया। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट आर प्रूनिंग बाय स्टडी, दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, हम कुछ कहते हैं ना कि ये भाई इसको तो गॉड गिफ्टेड है, ये बहुत अच्छा सिंगर है, या ये बहुत अच्छी डांसर है, कि वो उनके अंदर बहुत अच्छी कला है किसी चीज़ की, कि ये तो नेचुरल प्लांट्स की तरह है। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इवन गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको भी जो है प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रूनिंग का क्या मतलब हो गया, ट्रिमिंग या फिर सेटिंग इन ऑर्डर, मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना। जैसे जो हम प्लांट्स हैं, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उनकी भी हम ट्रिमिंग करते हैं, उनको भी हम प्रॉपरली सेट करते हैं। जो हमारी वेल्स होती हैं उनको हम प्रॉपर जो है सपोर्ट देते हैं कि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ एक डायरेक्शन के अंदर। तो वही बोल रहे हैं कि जैसे नेचुरल प्लांट्स को भी देखभाल करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो नेचुरली गिफ्टेड लोग होते हैं उन्हें भी स्टडी के थ्रू अपने आप को और शार्प करने की जो है ज़रूरत पड़ती है। प्रूनिंग लिख लेंगे हम लोग, ट्रिमिंग, या फिर हम इसको कहेंगे सेटिंग इन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड स्टडीज देमसेल्व्स टू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस। और जो स्टडीज़ हैं वो हमें डायरेक्शन देती हैं कि आगे क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना चाहिए। पर जो ये है, अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है टू मच एट लार्ज, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए जो है सफिशिएंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है, फॉर अस। ये भी हम लोग नोट कर लेंगे, नॉट इनफ। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, ये इनफ नहीं है, एक्सेप्ट जब तक कि वो एक्सपीरियंस से बाउंड ना हो। मतलब जैसे आपने कोई कुकिंग रेसिपी बुक में जो है आपने कोई रेसिपी पढ़ ली कि आपने ये सर्टेन डिश जो है सपोज़ किस तरीके से बनानी है, अब सिर्फ उसको पढ़ लेने से आपको वो डिश बनानी नहीं आएगी, ठीक है, जब तक कि आप उसको एक्चुअली किचन में जाके खुद से उस डिश को बनाते नहीं हैं, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, जब तक उसमें एक्सपीरियंस नहीं आया आपका खुद बनाने का, आपको वो चीज़ करनी नहीं आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़। जो क्राफ्टी मैन होते हैं, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या कौन कौन से अलग तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो स्टडीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से अलग होता है। अब यहाँ पे वर्ड है क्राफ्टी एंड कंडेम। क्राफ्टी का क्या मतलब हुआ, क्लेवर एट गेटिंग थिंग्स बाय यूजली अनफेयर मेथड्स, वो लोग जो कि बहुत चालाक होते हैं और चालाकी से किसी चीज़ को करते हैं। और कंडेम का क्या मतलब हुआ, टू स्ट्रांगली बिलीव और से दैट यू थिंक समथिंग इज़ वेरी बैड, ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे। क्लेवर at getting things by using unfair methods, ठीक है। और कंडेम का क्या मतलब होता है, कंडेम का मतलब होता है टू स्ट्रांगली से समथिंग इज़ बैड,
अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ करिए आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कहते हैं नहीं यार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम्स तो बहुत बुरे हैं, क्यों करना है, ठीक है। पर वो क्या करते हैं, आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं, बट फिर जब घर जाते हैं, ठीक है, वो अपने पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्राफ्टी हैं, वो बहुत चालाक हैं, उनको पता है कि किसी चीज़ को कैसे अचीव करना है, उनको पता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो कैसे होंगे, खुद से पढ़कर होंगे, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, पर साथ ही साथ वो क्लेवर हैं, ठीक है, वो बहुत चालाक हैं और वो बाकियों को बोलते हैं कि नहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जो पढ़ाई है, जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नहीं हैं, वो उनको कंडेम करते हैं, पर खुद बहुत क्राफ्टी होते हैं। आगे चलते हैं, फिर वो बात करते हैं सिंपल मैन, जो साधारण कॉमन मैन है, वो एडमायर देम, वो स्टडीज़ को एडमायर करता है, ठीक है। अब एडमायर जो है इसका भी मीनिंग देखेंगे। एडमायर का मतलब होता है टू लाइक एंड रिस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू लाइक और रिस्पेक्ट समथिंग। जो कॉमन पीपल हैं वो स्टडीज़ की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और उनको पसंद करते हैं। एंड वाइज मैन यूज़ दैम, अब जो वाइज मैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, वो उनको अपने एक्सपीरियंस में, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर जो है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़ बट वॉट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपनी खुद के यूज़ के लिए नहीं करते जो स्टडीज़ हैं, बल्कि उसको बांटने में, उसको शेयर करने में जो है बिलीव करते हैं, अपनी नॉलेज को बांटने में, विजडम को यूज़ करते हैं। एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन, और जो लोग हैं जो स्टडीज़ के महत्वता से या उसकी नॉलेज से भी ज़्यादा ऊपर के हैं, वो जो है लेवल कैसे अचीव किया गया है, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, वो उसके भी ऊपर हैं। अब ऑब्जर्वेशन का जो है क्या मतलब हुआ, ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ वॉचिंग समथिंग केयरफुली स्पेशली टू लर्न, ये भी नोट कर लेते हैं। विजडम का मतलब हमने ऊपर जो है वो नोट कर लिया था, द एबिलिटी ऑफ मेकिंग सेंसिबल डिसीजंस बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, कि किसी भी तरीके की जजमेंट बनाना कि कोई चीज़ गलत है, सही है, अच्छी है, बुरी है, उस तरीके की जजमेंट लेना बेस्ड ऑन योर नॉलेज इज़ कॉल्ड विजडम। अब ऑब्जर्वेशन का जो है हम लोग यहाँ पे मीनिंग जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ वॉचिंग समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से केयरफुली देखना, स्पेशली खास करके उससे कुछ सीखने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। चलिए अब आगे देखेंगे। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, अब आके फ्रांसिस कहते हैं कि जो स्टडी है आप इसलिए मत कीजिए क्योंकि आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं या कन्फ्यूट करना चाहते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का उलट कहना, टू से द ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का ऑपोजिट कहना या उसके बारे में उल्टा उसका जो है बोलना, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। टू से समथिंग, इसको लेंगे टू से ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ठीक है। और कन्फ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूट, ठीक है। अब जिसको रिफ्यूट के बारे में भी नहीं पता है, रिफ्यूट का मतलब होगा टू प्रूव समबडी रॉन्ग, किसी को गलत प्रूव करना, ठीक है, या किसी को जो है गलत दिखाना, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस कहते हैं कि आप स्टडी को किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, किसी को ऑपोजिट कहने के लिए या किसी को गलत प्रूव करने के लिए ना करें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही जो बुक्स हैं उनके अंदर जो लिखा हुआ है उस पर अंधा विश्वास करें, ठीक है।
बिलीव यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है कि उसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ठीक है, और ना ही उसको ऐसे समझें कि वो किसी गॉड ने लिखी है, कि उसके अंदर जो भी लिखा गया है वो बिल्कुल सच प्रवचन है और आपको उसी हिसाब से चलना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसके ऊपर अंधा विश्वास ना करेंगे कि किसी गॉड ने उसको लिख दिया है, बल्कि आप अपना भी जो है उसके अंदर दिमाग चलाएं और देखें कि उसमें से क्या चीज़ें हैं जो सही हैं। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। अब इसके अंदर क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि ना ही आप उसको बातचीत या दिखावे के लिए यूज़ करें, बट टू वे एंड कंसिडर, बल्कि जो भी उसके अंदर स्टडी के अंदर या किसी बुक के अंदर आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखा गया है, उसको आप अच्छे से नापें तोलें और फिर उसको कंसिडर करें कि आप वो सही है गलत है और उसमें से आपको कितना जो है अपने लिए लेना चाहिए। कंसिडर का मतलब हुआ टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना। ऑफन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यूजली कब, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी आपको कोई जजमेंट करनी है कि कोई चीज़ जो है वो सही है या गलत है, उससे पहले आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम कंसिडर बुलाते हैं। चलिए ये भी लिख लेते हैं, इसका भी मतलब। To think about something carefully, often before making decision। सॉरी गाइस, राइटिंग के लिए थोड़ा बेयर करिए, यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, तो जितना भी पॉसिबल हो रहा है मैं आपको वर्ड मीनिंग्स देना चाहती हूँ, तो मैं उस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइंस है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सारे वर्ड समझाऊंगी। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स हैं जिनको सिर्फ टेस्ट करना है, इसका मैं आपको वर्डिंग बताऊंगी, रुकिए। अदर्स टू बी स्वॉलोड, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको निगलना है, स्वॉलोड का मतलब होता है निगलना। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको अच्छे से चबा के डाइजेस्ट करना चाहिए, जैसे मतलब कि जैसे हम खाना खाते हैं और वो हमारे अंदर चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी हेल्थ या हमारी जितनी भी बॉडी है उसको अच्छे से उसके लिए काम करता है, उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन सब अच्छे से न्यूट्रिशंस है हमारी बॉडी को लगते हैं। उसी तरीके से कुछ बुक्स होती हैं जिनको आपको च्यू कर लेना चाहिए, इतने अच्छे से अपने अंदर ले लेना चाहिए कि उसकी सारी चीज़ें आपकी रग रग में बस जाएँ। दैट इज़, अब इन जो 3 लाइन्स उन्होंने बताई इनका क्या मतलब है। उन्होंने पहले बोला था टेस्टेड वर्ड, अब इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ आपको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, मतलब आप उनको टेस्ट करना चाहिए कि कहाँ पे जो है कोई चीज़ अच्छी है। जैसे आपने कोई चैप्टर या आपने कोई बुक ली, उसमें से आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप कुछ पार्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है, आप सिर्फ उतनी से जो है पार्ट्स पढ़ सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं कि कुछ बुक्स को जो है आपको सिर्फ टेस्ट करना होता है। अदर बुक्स टू बी स्वॉलोड, इसका क्या मतलब हुआ, निगलना, ठीक है। तो इसमें वो बता रहे हैं अदर बुक्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कि आप ये बुक्स को जल्दी जल्दी से है पढ़ सकते हैं, मतलब निगलने वाला काम कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी के साथ क्यूरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है, कि आपको ये जो बुक्स हैं बस आपको जल्दी जल्दी से निगलनी है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान या इसमें क्यूरियोसिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं एंड सम फ्यू ऑफ देम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और बाकी की जो है वो अच्छे से चबा कर अपने अंदर जो है संभाल लेनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या लिखते हैं, एंड सम टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और कुछ जो बुक्स होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं या उनके बारे में आपको इतना अच्छे से जान लेना चाहिए। डिलीजेंस का मतलब होता है केयरफुल एंड थ्रू वर्क एंड एफर्ट, मतलब उसके अंदर आपको सच में अच्छे से काम करना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए उनको पढ़ने में, केयरफुली पढ़ने में। और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान से, लिख लेते हैं ये भी, केयरफुल एंड थ्रू वर्क एंड एफर्ट।
आपको अच्छे से उसके अंदर एफर्ट लगानी होती है। और अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान, ठीक है, ध्यान से उनको बारे में आपको जो है पढ़ना है। ओके, सॉरी गाइस, दोबारा लिखते हैं। केयरफुल एंड थ्रू वर्क एंड एफर्ट, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान से, ठीक है। तो ये हुआ, आगे चलते हैं। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डीपीटी। अब वो आगे कहते हैं कि कुछ बुक्स जो हैं वो हम दूसरों की मदद से भी जो है पढ़ सकते हैं। अब डिप्टी का क्या मतलब होता है? डिप्टी का मतलब होता है पर्सन हु इज़ इन द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बिलो अ बिजनेस मैनेजर, अ हेड ऑफ अ स्कूल, अ पॉलिटिकल लीडर एट्सेट्रा। मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि हाईएस्ट पोस्ट की सेकंड पोजीशन पे आता है उसको हम डिप्टी बुलाते हैं। और ये बोल रहे हैं फ्रांसिस कि हम कुछ बुक्स जो हैं वो किसी और की मदद से भी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ अदर्स, एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट्स का मतलब हो गया सारांश, ठीक है, जो भी समरी होती है उसका जो भी निचोड़ होता है वो भी हम किसी और के द्वारा जो है ले सकते हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। बट ऐसा हम सिर्फ तब करेंगे या उन चीज़ों के लिए करेंगे कि जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, या ऐसी बुक्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मीन नहीं करती, मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ठीक है, उनके लिए ऐसा करेंगे। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो कि बिल्कुल डिस्टिल्ड होती हैं। डिस्टिल्ड मतलब वाटर को बोला जाता है, जैसे प्योर वाटर। प्योर वाटर का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं या उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं उसको जब निकाल लिया जाता है, उसको साफ़ कर लिया जाता है। तो अगर आपको याद हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि जब उस वाटर को हीट किया जाता है तो उसमें से सारे पदार्थों को निकाल दिया जाता है। टू मेक अ लिक्विड प्योर बाय हीटिंग, उसको डिस्टिल्ड वाटर जो है उससे बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बुक्स जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी बुक्स जो हैं वो भी हम किसी और की मदद से पढ़ सकते हैं। और इनको वो क्या बुला रहे हैं, ऐसी चीज़ों को वो फ्लैशी थिंग्स बुला रहे हैं। फ्लैशी का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिंग, या फिर जो चीज़ें आपकी अटेंशन को लें क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं, बहुत ब्राइट हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आपने देखा हो कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लिंग और फ्लैशी चीज़ें पहनता है, मतलब उसके पास दिखावा करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, महंगी वॉच है या फिर बहुत सारा उसने गोल्ड पहना हुआ है, ऐसे ब्लिंग वाले जो हैं उसके पास फ़ोन या वॉलेट्स है, तो हम कहते हैं बहुत फ्लैशी हैं, चमकने वाली चीज़ें, ठीक है, जो दूर से चमकती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बिग या ब्राइट हो। ये लिख लेते हैं। Attracting attention by being very big, bright and expensive, उसको हम फ्लैशी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट बुक्स को डिफरेंट तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए और उसमें से कैसे हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें बाहर निकालनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। रीडिंग मेक अ फुल मैन। अब जो रीडिंग है वो एक फुल मैन बनाती है। अब यहाँ पे फुल मैन का क्या मतलब है? सपोज़ कीजिए कि आपने MBBS करी है, ठीक है, उसके अंदर आपने सब कुछ देखा कि किस तरीके से एक पेशेंट को ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरीके से सिम्टम्स को रीड करना चाहिए, किस तरीके से टेस्ट करने हैं, किस तरीके से कितनी मेडिसिन देनी है, किस तरीके से सब कुछ करना है। तो मतलब आपको जो रीडिंग है उसने ये आपको सब कुछ बताया, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस का मतलब हुआ बातचीत, इंटरेक्शंस, वो एक क्या करती हैं, आपको रेडी मैन बनाती हैं। मतलब कि जब आप किसी लोगों से या बहुत लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब बनाती हैं,
ठीक है, यहाँ पे फुल मैन हुआ कि आपको सब कुछ उस एरिया के बारे में, उस डोमेन के बारे में नॉलेज होना, और यहाँ पे रेडी मैन जो है वो कॉन्फ्रेंस के साथ मतलब हुआ कि आपको बहुत हाजिर जवाब बनाती है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और वहीं पे जो राइटिंग है वो एक एग्जैक्ट मैन बनाती है, मतलब कि परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का कैसे हुआ कि आपने जैसे कोई सपोज करिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने कोई ऐसे याद किया या आपने कुछ भी लर्न किया, उसके बाद अगर आप उसको लिख कर देख लेंगे तो आप बिल्कुल सही बन जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब तक आप लिख के ना देखें आप उस चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक करें, बट जब आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। एंड देयरफॉर इज अ मैन राइट्स लिटिल। अब फ्रांसिस क्या कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, उसको बहुत ज़्यादा याददाश्त की जो है ज़रूरत है। मेमोरी का क्या मतलब होता है? याददाश्त। अगर कोई इंसान बहुत कम लिखता है, ठीक है, अब जैसे आप सपोज किए स्टूडेंट हैं, क्लास में हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लोग नोट्स नहीं लिख रहे, ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही शार्प हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको चीज़ें याद रहती हों। पर अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये वही कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत कम लिखते हैं तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ ही कन्फर्स लिटल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। और अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत कम बातचीत में बिलीव करते हैं या बहुत कम जो है बातचीत करते हैं, कन्फर्स लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है डिस्कस टू एक्सचेंज ओपिनियंस। यहाँ पे लिख लेते हैं ये। सपोज़ कीजिए आप ग्रुप स्टडीज़ में हैं या आप क्लास में हैं, आपके टीचर जो हैं सबसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं, और आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट विट का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब होना चाहिए, या फिर हाजिर जवाब नहीं कहेंगे पर ऐसा होना चाहिए कि ठीक है उसने मुंह नहीं खोला पर जब भी खोला कुछ भी कम बात की, पर जितनी भी बात की वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और एज्यूमिंग थी। ठीक है, मतलब कि एबिलिटी टू से थिंग्स दैट आर बोथ क्लेवर एंड अम्यूजिंग, कि बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी बात कर गया कुछ ही लफ्ज़ों में। ठीक है, ताकि आपको जो लोग हैं वो याद रखेंगे कि हाँ भाई ठीक है बोलता कम है पर जब बोलता है तो पूरी पॉइंट की सही बात करता है, तो उसको हम बुला सकते हैं प्रेजेंट विट। ये भी नोट कर लेंगे। विट क्या हुआ? ability to say things that are both clever and amusing। चलिए आगे देखते हैं। And if he reads little, he had need have much cunning। अब अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि बहुत कम बैठता है, कम जो है रीड करता है, तो उसको जो है बहुत कनिंग होने की ज़रूरत है। कनिंग का मतलब हो गया क्लेवर। ठीक है, मतलब एक डिसऑनेस्ट वे में। सपोज़ करिए आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं और वो किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब कि उन्होंने वो कोई सपोज़ नॉवल पढ़ी है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब आपने वो नॉवल नहीं पढ़ी है क्योंकि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, आप बहुत कम पढ़ते हैं, पर आपको इस तरीके से जो है बिहेव करना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने भी वो पढ़ रखी है और आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट, कि उसने ऑलरेडी जो है उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान है, उसको पता है। इस तरीके से कनिंग जो है उसको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कनिंग होने की ज़रूरत है। कनिंग का मतलब हुआ क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रांसिस हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। जो हिस्ट्रीज़ हैं, जो पुरातन जो हमारी ग्रंथ हैं या हमारी बुक्स हैं, हिस्टोरिकल जो हैं, वो जो मैन है उसको वाइज बनाती हैं। ठीक है,
पोएट्स विटी, और जो हमारे कवि हैं, यहाँ पे विटी जो वर्ड है वो फिक्शन या इमेजिनेशन के लिए यूज़ किया गया है कि जो हमारे पोएट्स हैं वो ऐसी कविताएं लिख देते हैं जो कि रियलिटी में नहीं हुई, इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं। कुछ कविताएं रियल भी होती हैं ऑब्वियसली, बट कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फिक्शन बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो विटी वर्ड है ये उसी को दिखा रहा है कि जो हमारी हिस्ट्रीज़ हैं वो मैन को वाइज बना देती हैं, जो पोइट्रीज़ हैं वो एक इंसान को इमेजिनेटिव बना देती हैं। तो अब यहाँ पे इमेजिनेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। द मैथमेटिक्स सटल, और जो मैथमेटिक्स है वो आपको सटल बना देता है। यहाँ पे सटल हो गया प्रोफाउंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे सपोज़ कीजिए जब आप एक्चुअल में मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी टाइप की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो उधर ही रहेगा। अगर आपका ध्यान ज़रा सा भी भटकता है तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो आपको प्रोफाउंड बनाता है। छोड़ो, ठीक है। सटल, नेचुरल फिलॉसफी डीप, और जितनी भी फिलॉसफी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप जो है उसमें थिंकिंग में मदद करती है। एंड मॉरल ग्रेव, मॉरल ग्रेव का क्या मतलब हुआ? मॉरल मतलब कंसर्न्ड विद व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड होना। ग्रेव का मतलब हो गया सोबर या प्रोफाउंड, ठीक है। यहाँ पे मॉरल लिख लेंगे, concerned what is right or wrong. Grave, sober or profound. ठीक है, आगे चलते हैं। लॉजिक एंड रियोट्रिक एबल टू कंटेंट। अब रियोट्रिक जो है, लॉजिक हो गया और साथ ही साथ रियोट्रिक। रियोट्रिक का मतलब होता है स्पीच या फिर राइटिंग दैट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस। जब आप कोई ऐसी स्पीच दें या कुछ ऐसा लिखें जो कि किसी और को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि किसी और की जो क्षमता क्या है सोचने की समझने की, उसके ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट डालना। आपने देखा है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब हुआ कि वो लोगों ने बोला कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। सपोज उन्होंने बोला कि ठीक है कि जो ये फ़ोन है ये बाकी फ़ोन से बेटर है, तो क्योंकि उस इंसान ने ये चीज़ बोली है तो आपने अपना माइंड बना लिया कि ठीक है ये जो फ़ोन है वो दूसरे फ़ोनों से सच में बेटर है। इसका क्या मतलब हुआ? उस इंसान ने आपके ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस डाला, इसलिए हम उसको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिक एंड रियोट्रिक, यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है। कुछ भी ऐसा लिखत या कुछ भी ऐसा स्पीच, ठीक है, जिससे किसी और को इन्फ्लुएंस किया जाए। एबल टू कंटेंट, कंटेंट का क्या मतलब हुआ कि किस तरीके से हम उसको कंटेंट कर सकते हैं, अपने उसमें ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है एब्यूएंट स्टूडिया इन मोर्स। इसका मतलब होता है स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, कि जो भी हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से एक इंसान के कैरेक्टर के जो है अंदर दर्शाता है, दिखता है, कि जो भी हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से एक इंसान की हैबिट बन जाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। स्पीच और राइटिंग that is intended to influence, ठीक है। और एबेन स्टडीज इन मोर्स, इसका मतलब होता है स्टडीज बिकम हैबिट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
Nay, there is no stand or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. अब वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपके अंदर जो है, आपकी जो विट है या आपकी जो बुद्धि है, उसके अंदर किसी टाइप की इम्पिडिमेंट हो, पर ऐसा कुछ भी जो है आप किसी भी एक पर्टिकुलर फिट स्टडी से जो है उसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है. इम्पेडिमेंट का क्या मतलब होता है? ऑब्स्टैकल. अब सपोज मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, पर आपको पढ़ने से भी किसी ना किसी टाइप की जो है कोई रुकावट आ रही है. ठीक है. तो आप उसको किस तरीके से जो है दूर कर सकते हैं? किसी एक प्रॉपर तरीके की जो है वर्क करके, काम करके. चलो देखते हैं. जैसे कि इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का क्या मतलब हुआ? डिस्कस करना, कोई चीज़ जो आपके पास ऑब्स्टैकल है. ठीक है. कोई रुकावट आपके पढ़ने में, आपके सीखने में. ठीक है. उसको आप रॉट कर सकते हैं. रॉट का क्या मतलब होता है? ये पास्ट टेंस ऑफ वर्क है. ठीक है. आप उसको दूर कर सकते हैं काम करके. फिट स्टडीज़, जो भी उस स्टडी के लिए फिट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है उस टाइम के ऊपर, उसके थ्रू. चलिए देखते हैं. अब यहाँ पे जो है फ्रांसिस डिसीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे आप फिज़िकल डिसीज़ को जो है आप दूर करते हैं किसी सर्टेन फिज़िकल एक्सरसाइज से. वो बताया गया है. लाइक एज डिसीज़ ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज. कि आप स्टडीज़ के थ्रू भी जो है आपकी मेंटल जो भी आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं पढ़ने में, उनको दूर कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के थ्रू या चीज़ों के थ्रू. जैसे कि आप डिसीज़ को जो फिज़िकल आपकी बॉडी में होते हैं उनको अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज से ठीक कर सकते हैं. अप्रोप्रिएट का मतलब हुआ सूटेबल. ठीक है. चलिए अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं. बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स. जो बॉलिंग है, बॉलिंग क्या है? गेम है जिसके अंदर आप एक बॉल थ्रो करते हैं, आगे बहुत सारे जो हैं स्टिक्स पड़ी होती हैं जिनमें से आप उनको गिराते हैं. राइट. बॉलिंग ये एक प्रकार की जो है गेम है. कि जो बॉलिंग है वो स्टोन्स एंड रेन्स मतलब आपकी किडनीज़ के लिए जो है, गुर्दों के लिए जो है अच्छी होती है. गेम है. और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, रेन्स, ये इनका क्या मतलब होता है? किडनीज़. आपकी किडनीज़ के लिए अच्छे हैं. शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट. शूटिंग यहाँ पे क्या हुई? जैसे कि आप एरो एंड बॉ के साथ जो है जब भी आप शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसकी जो स्लिंग होती है उसको स्ट्रेच करते हैं अपनी आर्म से. तो उससे क्या होता है, आपकी जो लंग्स और जो आपकी ब्रेस्ट है वो एक्सपैंड होते हैं और उनकी एक्सरसाइज होती है जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है. जेंटल वॉकिंग. जेंटल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जेंटल का मतलब होता है आराम से. ठीक है. बहुत काइंड. तो मतलब जैसे खाना खाने के बाद जो लोग कहते हैं ना कि वॉक पे जाना चाहिए, वो जो है वो आपके स्टमक, आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है. राइडिंग फॉर दी हेड. यूजली हेड की बहुत कम एक्सरसाइजेज होती हैं, बट अगर मैं राइडिंग की बात करूँ, राइडिंग जैसे कि हॉर्स की राइडिंग, हॉर्स को राइड करना, घोड़सवारी बोलते हैं जिसको, वो आपकी हेड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. एंड द लाइक मतलब कि और भी ऐसी बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. तो ये तो होगी कि किस तरीके से फिज़िकल एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के डिसीज़ को दूर करने में हेल्प करती है. उसी तरीके से अब जो फ्रांसिस हैं वो बुद्धि और मैन की विट के बारे में बात करेंगे. सो इफ़ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग. अगर एक इंसान जो है उसकी जो बुद्धि है वो इधर उधर भटकती है, उसका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है. ठीक है. वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना. ठीक है. वो इधर उधर भटकता रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती. लेट हिम स्टडी दी मैथमेटिक्स. तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाओ. क्यों? क्योंकि जब भी आप एक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. करेक्ट. तो मैथ्स के अंदर जो है ऐसा इंसान को पढ़ाओ जिसका ध्यान भटकता है, ताकि वो उसका जो फोकस है वो दोबारा से होना शुरू हो जाए. For in demonstration, if his wit be not apt to distinguish or find differences.
ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर जो उसकी बुद्धि है या जो उसकी नॉलेज है वो जो है उसको किसी चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं करने दे रही, ठीक है, तो क्या करें। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस और डिस्टिंग्विश का मतलब हुआ कि ये ना बताने में हेल्प कर पा रहे कि दो चीज़ें अलग कैसी हैं, व्हाट सेट्स टू थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो उसको क्या स्टडी कराओ, उसको स्टडी कराओ स्कूलमैन। स्कूलमैन का क्या मतलब होता है, फिलोसफर्स या ऐसे टीचर्स जो अपनी मिडिल एज में हो, उनके बारे में जो है उनकी चीज़ें पढ़वाई जाएं। फॉर दे आर सेमिनी सेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब, हेयर स्प्लिटर्स। हेयर स्प्लिटर्स का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु आर्ग्यूज अबाउट डिफरेंसेस दैट आर टू स्मॉल टू बी इम्पॉर्टेंट। वो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में जो है बात करते हैं, डिस्कस करते हैं या नोटिस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। चलिए अब इसके अंदर वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें देखी, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ड देखा डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वर्ड देखा डिस्टिंग्विश, और फिर स्कूलमैन एंड देन सेमिनी सेक्टर्स। चलो इन सब के बारे में जो है उनके मीनिंग्स लिख लेते हैं। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इसका मतलब हुआ किसी चीज़ का प्रमाण देकर किसी चीज़ को सिद्ध करना, ठीक है। टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ। सॉरी गाइस, मैंने गलत लाइन में लिख दिया। ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, ठीक है। इन हिज विट टू नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश वर्ड है उसका जो मतलब है वो हो गया अंतर पहचानना, ठीक है, किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस जो है बता पाना। चलिए आगे जो हमारा वर्ड आ जाता है वो आता है स्कूलमैन। स्कूलमैन क्या हुए, फिलोसफर्स, टीचर्स जो मिडिल एज में हो, ठीक है। और सिमिनी सेक्टर्स, ये मैंने आपको बताया, इनको हम बोला सकते हैं हेयर स्प्लिटर्स। इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। A person who argues about इतने स्मॉल जो है डिफरेंसेस के बारे में भी आर्ग्यू करते हैं जो कि इतने माइन्यूट होते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं होते, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे एक और वर्ड है एप्ट। एप्ट का मतलब क्या होता है, सूटेबल इन द सर्कमस्टांस, कि उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर कौन सी चीज़ सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सूटेबल in the circumstance, ठीक है। तो ये हमारे सारे मीनिंग हुए। चलिए आगे देखते हैं। इफ बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, ठीक है, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस।
अब जो इंसान है अगर वो अपने आप के बारे में या अपने जो नॉर्मल आम रोज़ाना के अफेयर्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको बारे में भी जो है डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है, या फिर उनके बारे में भी वो प्रॉपरली जो है थिंक नहीं कर पाता, तो ऐसे इंसान को जो है क्या कराना चाहिए फ्रांसिस के अकॉर्डिंगली, उसको कहना चाहिए कि लॉयर के जो केसेस हैं उनको पढ़े। अब लॉयर के केसेस में क्या होता है कि वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्ट है। जैसे कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि ठीक है, ये जो हमारी चीज़ है उसको इस पर्सन ने जो है किसी भी तरीके की जो है गलती नहीं की है, ठीक है, तो कोर्ट में अगर उसके खिलाफ जो भी है बोला जाता है, दूसरा जो लॉयर है बोलता है, तो जो हमारा पहला है वो उसी बात को दोबारा से ट्विस्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था। तो वो क्या करते हैं, अपनी जितनी जो सिचुएशंस हैं उसको इलस्ट्रेट करते हैं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग बाय एग्जाम्पल्स, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के थ्रू जो है लॉयर्स अपना केस बिल्ड करते हैं। तो फ्रांसिस कहते हैं कि जो कोई ऐसा इंसान है जो कि मैटर्स को प्रॉपरली जो है प्रूव नहीं कर पाता या इलस्ट्रेट नहीं कर पाता, तो ऐसे इंसान को जो है लॉयर के केसेस पढ़ना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है अपने तर्क पेश करते हैं। एक्सप्लेन समथिंग बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। डिफेक्ट का मतलब होता है खराबी। तो यहाँ पे जो फ्रांसिस है वो कह रहे हैं कि जो हमारे दिमागी कोई भी खराबी है वो किसी ना किसी स्पेशल रिसीट से जो है ठीक हो सकती है। रिसीट का मतलब हुआ रेमेडी, मतलब हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक स्पेशल रेमेडी मौजूद है। जैसे कि जिसका दिमाग इधर उधर भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती, उसको मैथमेटिक्स कराओ, ठीक है। और जो कोई ऐसा इंसान है जो डिफरेंसेस नहीं बता पाता, उसे फ़िलासफ़र्स के बारे में, जो फ़िलासफ़र्स ने फ़िलासफ़ीज़ लिखी हैं या जो टीचर्स मिडिल एज में उनके चीज़ें पढ़ाओ, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। या जो कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई चीज़ प्रूव करने में, इलस्ट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, उसको लॉयर के केसेस पढ़ाओ। तो इन चीज़ों से क्या होगा, उनकी वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरकम होंगी, वो ठीक होंगी। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की दिमागी खराबी हो, दिमागी प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी स्पेशल रेमेडी से जो है, रेमेडी मतलब दवा, ठीक है, जिससे वो कोई चीज़ ठीक हो सके, रेमेडी उससे ठीक की जा सकती है। तो बस ये ही था हमारा आज का चैप्टर ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ये जो ऐसे है इसके अंदर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऐसे है और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स थे जो कॉन्टेक्चुअल एक आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और साथ ही साथ में उनका खुद का एक स्टैंड अलोन मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे वर्ड स्लॉथ यूज़ हुआ है वो क्या दर्शाता है, जो स्लॉथ है उसका और क्या मीनिंग है। तो जैसे इस चैप्टर में जो हमने स्लॉथ पढ़ा तो वो लेज़ीनेस, ठीक है, उसका मतलब था। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आपको कॉन्टेक्चुअल पूछा जा सकता है। तो मैंने वो सब कुछ कवर करने की ट्राई की है, इसमें काफ़ी कुछ था। अगर आपको एक बार पढ़ने से लगता है कि सब कुछ आपको अच्छे से नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा से जो है आफ्टर सम आवर्स या एक दिन के बाद दोबारा आके रिफ़्रेश कीजिए। एंड आई एम श्योर 2 बार इसको देखने के बाद या खुद से इसको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से इसको फ्लॉलेसली कर पाएंगे। एंड या इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको ऐसे जो और वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।